नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का विषय है कानूनों, विलेखों और दस्तावेजों का निर्वचन या व्याख्या। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे ये। हाँ, थोड़ा तकनीकी तो है, लेकिन सोचिए हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी कानून, एग्रीमेंट या जरूरी कागजात से डील करते हैं। बिल्कुल। और अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई ये जो लिखा है इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। हाँ, खासकर जब शब्द थोड़े पेचीदा हों या मतलब एक से ज्यादा मायने निकल रहे हों। सही कहा। चाहे कोई प्रोफेशनल हो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई आम इंसान प्रॉपर्टी के पेपर्स देख रहा हो, शब्दों का सही अर्थ समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सी चूक हुई और मतलब का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है, कुछ नोट्स है। हाँ, जिनमें ये नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि भाई ये व्याख्या या इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है, वो कौन से खास नियम है जो इस्तेमाल होते हैं और कौन सी चीजें इसमें मदद करती हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक शब्द समझ लेते हैं, जैसे स्टैट्यूट यानी कानून या अधिनियम। ये क्या होता है? स्टैट्यूट मतलब वो लिखित कानून जो हमारी विधायिका यानी लेजिस्लेचर बनाती है, जैसे संसद या राज्यों की विधानसभाएं जो एक्ट पास करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मल लिखित कानून है। वैसे लॉ यानी विधि शब्द का दायरा तो और भी बड़ा है, उसमें रूल्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स सब आ जाते हैं। पर अभी के लिए स्टैट्यूट यानी विधायिका का बनाया लिखित कानून। ठीक है। अगला शब्द है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ये तो हम रोज ही सुनते हैं। हाँ, आम भाषा में तो कोई भी कागज जिसमें कुछ लिखा हो, कोई जानकारी हो, सबूत हो, वो दस्तावेज है। लेकिन कानून की नजर में, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट या जनरल क्लॉजेज एक्ट में है, ये किसी भी चीज पर, कागज, पत्थर, लकड़ी, कुछ भी जिस पर अक्षर, अंक या निशान, अच्छा, हाँ, जिनसे कोई बात लिखी गई हो या बताई गई हो इस इरादे से कि उसे रिकॉर्ड किया जाए। मतलब कोई चिट्ठी, नक्शा, फोटोग्राफ या आजकल कहें तो कंप्यूटर फाइल भी। दिलचस्प। और इंस्ट्रूमेंट यानी लिखत, ये दस्तावेज से अलग कैसे है? देखिए, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा और फॉर्मल कानूनी दस्तावेज होता है। ये कोई कानूनी हक या जिम्मेदारी बनाता है या कंफर्म करता है या कोई फैक्ट रिकॉर्ड करता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई विल यानी वसीयत या शेयर सर्टिफिकेट। स्टैम्प एक्ट में इसकी परिभाषा मिलती है। और इसी से जुड़ा है डीड यानी विलेख। डीड भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है। आमतौर पर ये किसी कानूनी अधिकार को ट्रांसफर करने या सेटल करने से जुड़ा होता है, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड। हालांकि भारत में ना इंस्ट्रूमेंट और डीड शब्दों का इस्तेमाल काफी हद तक एक जैसा ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं करते। समझ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन या व्याख्या। और एक और शब्द है कंस्ट्रक्शन यानी अर्थान्वन। इनमें क्या फर्क है? देखिए, ये दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं और अक्सर अदालतों में भी एक की जगह दूसरा इस्तेमाल हो जाता है। पर एक बारीक सा फर्क है। क्या फर्क है? इंटरप्रिटेशन या व्याख्या का मतलब है शब्दों का सीधा, सरल, जो उनका आम मतलब है, जो व्याकरण के हिसाब से मतलब है, वो समझना। जो लिखा है उसका मतलब निकालना। अच्छा। और कंस्ट्रक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब सिर्फ शाब्दिक अर्थ से बात ना बने, जब भाषा थोड़ी उलझी हुई हो, अस्पष्ट हो या एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हो। तब अदालतें या जो भी व्याख्या कर रहा है वो कानून के मकसद, उसके कॉन्टेक्स्ट, दूसरी चीजों को देखकर ये तय करता है कि भाई कानून बनाने वालों का असली इरादा क्या रहा होगा। इसमें कभी कभी शब्दों के दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर कानून की स्पिरिट को समझना पड़ता है। तो मतलब इंटरप्रिटेशन शब्दों पर टिका है और कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ने पर इरादे को समझने के लिए थोड़ा आगे जाता है। हाँ, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भावना के भीतर जाता है, जरूरी नहीं कि शब्दों के भीतर ही रहे। चलिए ये समझते हैं, कानून तो बड़ी सावधानी से बनते होंगे, है ना? फिर ये अस्पष्टता आती ही क्यों है? क्यों जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की? इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि भाषा, कोई भी इंसानी भाषा वो गणित की तरह एकदम सटीक नहीं होती, है ना? हाँ, ये बात तो है। एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, अलग अलग शेड्स हो सकते हैं। बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट बदलने पर मतलब बदल जाता है। एग्जैक्टली। दूसरा, कानून बनाने वाले वो भविष्य की हर स्थिति का अंदाजा तो नहीं लगा सकते। सही बात है। समाज बदलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई परिस्थितियां बनती हैं जिनके बारे में शायद सोचा भी न गया हो। तीसरा, कई बार जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो खुद ही अस्पष्ट होते हैं। और चौथा, कभी-कभी बनाने वालों का इरादा पूरी तरह शब्दों में उतर नहीं पाता।
अच्छा, इन्हीं सब वजहों से इंटरप्रिटेशन के नियमों की जरूरत पड़ती है ताकि कानून का एक जैसा न्यायपूर्ण मतलब निकाला जा सके। तो मतलब मेन गोल हमेशा विधायिका का इरादा, उनकी इंटेंशन को समझना और लागू करना है। हाँ बिल्कुल, वही सेंट्रल पॉइंट है। अगर इरादा शब्दों से एकदम साफ है तब तो कोई इशू ही नहीं, बस शाब्दिक अर्थ लगाइए। और अगर नहीं, तो फिर व्याख्या के जो स्थापित नियम है, जो सिद्धांत है, उनका सहारा लेना पड़ता है। हमारे स्रोत में व्याख्या के कुछ क्लासिफिकेशन का भी जिक्र है। जोलोविच का लीगल बनाम डॉक्ट्राइनल, फिट्जजेराल्ड का लिटरल बनाम फंक्शनल। ये क्या है संक्षेप में? देखिए, ये अकादमिक वर्गीकरण है। ये व्याख्या के अलग अलग तरीकों को समझने में मदद करते हैं। जैसे जोलोविच का ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है, वो सिर्फ भाषा के नियमों पर फोकस करता है, कानून क्या कहता है। ठीक है। जबकि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तब पिक्चर में आता है जब शाब्दिक अर्थ से कोई दिक्कत हो। तब हम कानून के इरादे को खोजने की कोशिश करते हैं। कानून का मतलब क्या है? फिट्जजेराल्ड का लिटरल बनाम फंक्शनल भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो व्यवहारिक तौर पर इनका क्या मतलब हुआ? व्यवहारिक तौर पे ये हमें याद दिलाते हैं कि व्याख्या सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। कभी कभी उसके पीछे का मकसद समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं उन मुख्य नियमों पर जो प्राइमरी रूल्स कहलाते हैं। जी। पहला और सबसे बेसिक शाब्दिक अर्थान्वयन का नियम, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जी, ये पहला कदम है। नियम सीधा सा है, विधायिका का इरादा उनके इस्तेमाल किए गए शब्दों में ही ढूंढिए। शब्दों को उनका जो नॉर्मल, नेचुरल, ग्रामेटिकल मतलब है वही दीजिए। मतलब जैसा लिखा है वैसा समझो। हाँ, अगर शब्द एकदम क्लियर है तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक कहावत भी है, एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटोरियन नॉन इंडिजिट। साफ शब्दों को व्याख्या की जरूरत नहीं होती। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, एक काफी फेमस केस है पान के पत्तों माला, राम अस्तार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर। अच्छा। सवाल था कि पान के पत्तों पर सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं। अच्छा। कोर्ट ने कहा, भाई पान के पत्ते कोई साइंटिफिक टर्म तो है नहीं, आम बोलचाल का शब्द है, तो इसका वही मतलब लिया जाएगा जो आम लोग समझते हैं, ना कि बॉटनी वाला, और उस हिसाब से टैक्स लगा। और अगर कोई तकनीकी शब्द हो, जैसे डॉक्टरों के लिए या इंजीनियरों के लिए? हाँ, तो फिर उसका तकनीकी मतलब ही लिया जाएगा। जैसे प्रैक्टिस शब्द का मतलब डॉक्टरों के संदर्भ में उनका पेशा समझा गया है केस में। और अगर किसी शब्द के दो मतलब निकाल रहे हो, एक थोड़ा संकरा, एक थोड़ा फैलावा, तब देखना होगा कि कानून का मकसद क्या है। अगर संकरे अर्थ से कानून का पर्पस ही डिफीट हो रहा हो तो फिर फैलावा यानी व्यापक अर्थ अपनाना चाहिए। जैसे कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट डिस्क्लोजर की बात है, हाँ। तो उसका व्यापक अर्थ लेना बेहतर है ताकि शेयर होल्डर्स को पूरी जानकारी मिले। पर ध्यान रहे, कोर्ट अपनी तरफ से कानून में कुछ जोड़ या घटा नहीं सकता। जो लिखा है उसी का मतलब निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर शाब्दिक अर्थ निकालने पर नतीजा बड़ा अजीब सा लगे या बेतुका? यहीं पर शायद दूसरा नियम आता है, युक्ति युक्त अर्थान्वयन का नियम, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जिसे गोल्डन रूल भी कहते हैं। बिल्कुल सही। ये नियम कहता है कि अगर शब्दों का सीधा साधा मतलब निकालने से कोई अब्सर्डिटी यानी बेतुकापन आ रहा हो, या कोई इलॉजिकल नतीजा निकल रहा हो, या कानून के दूसरे हिस्सों से टकराव हो रहा हो, तो हम उस लिटरल मीनिंग से थोड़ा हट सकते हैं, लेकिन उतना ही हटना है जिससे वो बेतुकापन दूर हो जाए। मकसद ये है कि कानून इफेक्टिव बना रहे, बेकार ना हो जाए। एक और कहावत है, उठ रेस माजस वालियात क्वाम पेरियाट, मतलब चीज प्रभावी रहे, नष्ट ना हो। तो ये लिटरल रूल का एक तरह से एक्सेप्शन हुआ जब लिटरल मीनिंग से प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, आप इसे लिटरल रूल की सख्ती को कम करने वाला एक सेफ्टी वॉल मान सकती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि मतलब समझदारी भरा निकले। तीसरा नियम है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का नियम, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये कब काम आता है? ये तब इस्तेमाल होता है जब एक ही कानून के दो अलग अलग सेक्शन या प्रोविजन आपस में टकराते हुए दिखें, या कोई प्रोविजन कानून के मेन ऑब्जेक्टिव से मेल ना खाता लगे। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट हो तब? हाँ, तब कोशिश ये होती है कि दोनों प्रोविजंस की व्याख्या इस तरह करें कि उनमें तालमेल बैठ जाए, हार्मनी बन जाए, कोई टकराव ना रहे। इसके लिए पूरे कानून को एक साथ पढ़ना पड़ता है। और अगर तालमेल बिठाना मुमकिन ही ना हो, फिर? अगर टकराव असली है, मतलब सिर्फ दिखने वाला नहीं बल्कि वास्तविक है और उसे दूर नहीं किया जा सकता, तो फिर दूसरे सिद्धांत काम आते हैं। जैसे एक प्रोविजन को दूसरे का एक्सेप्शन माना जा सकता है, या फिर अगर एक जनरल है और दूसरा स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक वाला जनरल पर हावी होगा। एक और कहावत है, जनरालिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट।
अच्छा। कुछ खास शब्द भी इसमें मदद करते हैं, जैसे अगर कहीं सब्जेक्ट टू लिखा है तो वो प्रोविजन दूसरे के अधीन होगा। और नॉटविथस्टैंडिंग, वो भी सुना है, हाँ, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, इसे नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज कहते हैं। ये बताता है कि ये वाला प्रोविजन दूसरे बताए गए प्रोविजंस पर हावी होगा, भले ही उनमें कुछ और लिखा हो। अरे वाह, ये नॉटविथस्टैंडिंग वाला क्लॉज तो काफी पावरफुल लगता है। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर किसी प्रोविजन को ओवरराइडिंग इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये साफ कर देता है कि भाई इस प्रावधान की चलेगी, बाकी बातों के होते हुए भी। समझ गया। चौथा नियम बहुत पुराना है, हेडन का नियम या शरारत नियम, रूल इन हेडन्स केस और मिसचीफ रूल। ये तो 16वीं सदी का है। जी हाँ, 1584 का, बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण। ये नियम कहता है कि जब कानून की भाषा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो या उसके कई मतलब निकल सकते हों, तो व्याख्या करते समय हमें 4 बातें देखनी चाहिए। 4 बातें कौन सी? पहला, ये कानून बनने से पहले पुराना कानून क्या था। दूसरा, उस पुराने कानून में क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी या क्या शरारत थी जिसे दूर करने की जरूरत थी। शरारत मतलब प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम या डिफेक्ट। तीसरा, नया कानून उस कमी या शरारत को दूर करने के लिए क्या इलाज लेकर आया है। और चौथा, इस इलाज का असली कारण क्या है। अच्छा, तो ये एक तरह से कानून की हिस्ट्री और उसके मकसद की जासूसी हुई। आप कह सकते हैं इसका मकसद है ऐसी व्याख्या करना जो उस पुरानी शरारत को खत्म करे और नए इलाज को बढ़ावा दे। मतलब कानून जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था उसे सॉल्व करने में मदद करे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, ये RMD चमारबाग वाला केस था, प्राइस कंपटीशन एक्ट पर। इसी नियम से तय हुआ कि एक्ट सिर्फ किस्मत वाले गेम्स पर लागू होगा, स्किल वाले गेम्स पर नहीं, क्योंकि कानून का मकसद जुए जैसी एक्टिविटीज को रोकना था, वही शरारत थी। अच्छा, लेकिन ये तभी लगेगा जब भाषा अस्पष्ट हो। हाँ, ये जरूरी है। अगर भाषा साफ है तो फिर शरारत खोजने की जरूरत नहीं। अगला है लाभकारी अर्थान्वयन का नियम, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। नाम से ही लग रहा है कुछ फायदे वाला है। जी, ये नियम खास तौर पर उन कानूनों के लिए है जो समाज के किसी कमजोर या वंचित वर्ग की भलाई के लिए बनाए गए हों, जैसे मजदूरों के लिए कानून या सोशल वेलफेयर कानून। ऐसे मामलों में अगर 2 मतलब निकलना संभव हो तो वो वाला मतलब अपनाना चाहिए जो कानून के मकसद को ज्यादा से ज्यादा पूरा करे और ज्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंचाए। इसमें शब्दों को थोड़ा उदार या फैला हुआ अर्थ दिया जा सकता है, यानी ये थोड़ा गरीबों या मजदूरों के हक में झुकता है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब 2 व्याख्याएं वाजिब तौर पर मुमकिन हों। कोर्ट अपनी मर्जी से कानून का मतलब नहीं बदल सकता। ठीक है। छठा नियम है अपवादात्मक अर्थान्वयन का नियम, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या एक्सेप्शनल है? देखिए, इसके तहत बहुत ही रेयर केसेस में अगर किसी शब्द या फ्रेज का कोई मतलब ही न निकल रहा हो या वो कानून के असली मकसद को ही फेल कर रहा हो, तो उसे इग्नोर किया जा सकता है या थोड़ा बदला जा सकता है। अच्छा। हाँ, इसी के तहत कभी-कभी एंड को और की तरह और को एंड की तरह पढ़ लिया जाता है, अगर विधायिका का इरादा ऐसा ही लगता हो तो। और यहीं पर वो मे, मस्ट, शैल वाली कंफ्यूजन भी आती है। ये हमेशा उलझाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर तो मे का मतलब होता है कर सकता है, मतलब डिस्क्रिशन है, छूट है। शैल का मतलब करेगा, यानी मैंडेटरी है, आदेश है। और मस्ट तो पक्का आदेश है। लेकिन ये हमेशा इतना सीधा नहीं होता। हाँ। कभी-कभी मे भी मैंडेटरी हो सकता है और शैल सिर्फ डायरेक्टरी यानी निर्देशात्मक। हाँ। ये डिपेंड करता है कि कानून का मकसद क्या है, वो पावर किसे दी गई है, किसके फायदे के लिए है। सिर्फ शब्द पर नहीं, पूरे कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना होता है। तो मतलब शैल लिखा होने पर भी जरूरी नहीं कि वो हुक्मी हो। संदर्भ बताएगा। सही, संदर्भ और विधायिका का इरादा वो सबसे ऊपर है। और 7वां प्राथमिक नियम है सजातीय अर्थान्वयन का नियम, रूल ऑफ एजिस डेम जेनेरिस। ये कैसा नाम है? ईजोस डेम जेनेरिस, एउस डेम जेनेरिस, ये लैटिन है। इसका मतलब है उसी प्रकार का या ऑफ द सेम काइंड। अच्छा, और नियम क्या है? नियम ये है कि जब किसी कानून में कुछ खास चीजों या वर्गों की एक लिस्ट दी हो और उसके बाद कोई जनरल शब्द लिखा हो, जैसे अन्य कोई चीज या वगैरह, तो उस जनरल शब्द का मतलब सिर्फ उसी प्रकार की चीजों तक लिमिटेड माना जाएगा जो लिस्ट में दी गई हैं। कोई उदाहरण देंगे? मान लीजिए कहीं लिखा है कार, बस, ट्रक और अन्य वाहन,
तो यहाँ अन्य वाहन का मतलब शायद स्कूटर, मोटरसाइकिल या टेम्पो होगा, न कि हवाई जहाज या नाव, क्योंकि पहली 3 चीजें सड़क पर चलने वाले वाहनों का एक वर्ग बनाती हैं। समझ गया। ये नियम लागू होने के लिए जरूरी है कि वो शुरू के शब्द एक क्लियर क्लास या कैटेगरी बनाते हों और वो कैटेगरी उन शब्दों से खत्म ना हो गई हो। ठीक है, ये तो हुए प्राइमरी रूल्स। स्रोत में कुछ सेकेंडरी या गौड़ नियमों का भी जिक्र है। पहला है साहचर्य ज्ञान का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉस्चिटर एसोसियस। हाँ, नॉस्चिटर एसोसियस, इसका मतलब है इसे इसके साथियों से जाना जाता है। मतलब ये कि किसी शब्द का अर्थ उसके साथ इस्तेमाल हुए दूसरे शब्दों से पता चलता है। शब्द अपने आसपास के शब्दों से रंग लेते हैं। अगर किसी कंफ्यूजिंग शब्द के साथ कुछ क्लियर शब्द है, तो उस कंफ्यूजिंग शब्द का मतलब उन क्लियर शब्दों के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा। जिसे वो फ्रूट जूस वाला केस आपने बताया था। बिल्कुल, जहां मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस एंड बॉटल वाटर्स लिखा था, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ फ्रूट जूसेस का मतलब भी मैन्युफैक्चर्ड या बॉटल्ड जैसा ही होगा, न कि ताज़ा निकाला हुआ रस, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस और बॉटल्ड वाटर्स के साथ आया था। ठीक है। और दूसरा गौण नियम है समकालीन व्याख्या का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो। जी, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो ये कहता है कि किसी पुराने कानून का मतलब समझने के लिए ये देखना चाहिए कि जब वो कानून बना था, उस समय उसे कैसे समझा और लागू किया जाता था। अच्छा, उस जमाने की समझ। हाँ, कहावत है, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेजे, यानी समकालीन व्याख्या सबसे अच्छी और सबसे मजबूत होती है। ये खासकर बहुत पुराने कानूनों के लिए रेलेवेंट है, जिनका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट आज समझना शायद मुश्किल हो। नए कानूनों पर ये कम ही लगता है। ओके, तो ये नियम हो गए। नियमों के अलावा इंटरप्रिटेशन में मदद करने वाले कुछ एड्स यानी सहायक तत्व भी होते हैं। ये क्या है? हाँ, ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से इंटरप्रेटर कानून का सही मतलब समझने की कोशिश करता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल एड्स जो कानून के टेक्स्ट के अंदर ही मिलते हैं, और दूसरे एक्सटर्नल एड्स जो कानून के बाहर होते हैं। पहले इंटरनल एड्स की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें काफी चीजें हैं, जैसे कानून का लॉन्ग टाइटल यानी पूरा नाम, ये उसके मकसद और दायरे का आइडिया देता है। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, जो कानून की शुरुआत में होती है और उसका उद्देश्य बताती है। हेडिंग्स, जो चैप्टर्स या सेक्शंस के ग्रुप के ऊपर दी होती हैं। मार्जिनल नोट्स, जो सेक्शन के साइड में लिखे होते हैं, हालांकि इनको लेकर थोड़ा विवाद है कि ये एड है या नहीं, संविधान में है। और सबसे जरूरी है डेफिनेशन क्लॉजेस या इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, जहां कानून खुद ही बताता है कि इस शब्द का मतलब ये है, मीन्स, या इसमें ये भी शामिल है, इंक्लूड्स। ये बहुत मदद करते हैं। हाँ, ये तो होते हैं। फिर इलस्ट्रेशंस यानी उदाहरण, जो सेक्शन के बाद दिए होते हैं। प्रोवाइजोज, जो प्रोवाइडेड दैट करके शुरू होते हैं और मेन सेक्शन में कोई शर्त या छूट बताते हैं। एक्सप्लेनेशंस, जो किसी बात को और साफ करते हैं। शेड्यूल्स, जो कानून के आखिर में होते हैं और जिनमें लिस्ट या फॉर्म वगैरह होते हैं। काफी कुछ है कानून के अंदर ही। हाँ, और सबसे बड़ा इंटरनल एड है पूरे कानून को एक साथ पढ़ना। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, किसी एक सेक्शन को अलग से नहीं, बल्कि पूरे एक्ट को एक साथ देखकर मतलब निकालना। ठीक है, ये तो हुए अंदर के मददगार। अब एक्सटर्नल एड्स यानी बाहरी सहायक तत्व कौन से? ये कानून के बाहर की चीजें हैं, जैसे हिस्टोरिकल सेटिंग यानी कानून बनने के समय के हालात, उसकी पृष्ठभूमि। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री यानी संसद में हुई बहसें वगैरह, हालांकि इनको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लॉ यानी अगर ये कानून किसी पुराने कानून की जगह आया है तो वो पुराना कानून देखना। यूसेज यानी लंबे समय से उस कानून को कैसे समझा और लागू किया जा रहा है, वो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो वाली बात। अच्छा। फिर एनालॉगस एक्ट्स यानी उसी जैसे विषय पर बने दूसरे कानून, उनको साथ में पढ़ा जा सकता है। इन्हें पारी मटेरिया कहते हैं। डिक्शनरीज यानी शब्दकोश, आम शब्दों का मतलब जानने के लिए। और फॉरेन डिसीजंस यानी दूसरे देशों की अदालतों के फैसले, खासकर उन देशों के जिनका लीगल सिस्टम हमारे जैसा है, जैसे यूके। पर ये सिर्फ मदद के लिए होते हैं, मानने जरूरी नहीं। वाह, मतलब इंटरप्रिटेशन करने वालों के पास तो औजारों का पूरा बक्सा है।
हाँ, कह सकते हैं, जरूरत के हिसाब से सही औजार चुनना पड़ता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या ये सारे नियम और सिद्धांत सिर्फ स्टैट्यूट्स यानी कानूनों पर ही लागू होते हैं, या जो आम डीड्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कोई एग्रीमेंट, कोई वसीयत, कोई कॉन्ट्रैक्ट, उन पर भी? काफी हद तक जी हाँ, सिद्धांत वही रहते हैं। वहां भी मेन मकसद यही होता है कि दस्तावेज बनाने वाले पक्षकारों का इरादा क्या था, उनकी मंशा क्या थी। तो वहां भी वही गोल्डन रूल और बाकी चीजें काम आती हैं? हाँ, दस्तावेज को पूरा पढ़ना चाहिए, शब्दों का आम नेचुरल मतलब लेना चाहिए। अगर एक ही शब्द कई बार आया है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसका एक ही मतलब निकले, जब तक कि संदर्भ अलग न हो। और अगर दस्तावेज में ही कॉन्फ्लिक्ट हो, मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट में एक जगह लिखा है सिर्फ रहने के लिए और दूसरी जगह लिखा है छोटा ऑफिस चला सकते हैं, तो पहले कोशिश होगी कि दोनों बातों में हार्मनी बिठाई जाए। हो सकता है ऑफिस चलाने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ हो या किसी खास हिस्से में हो। अगर तालमेल बिल्कुल मुमकिन ना हो तो एक आम नियम ये है कि दस्तावेज में जो बात पहले लिखी है वो बाद में लिखी बात पर हावी होगी। पर यहाँ भी सबसे जरूरी है कि पूरे दस्तावेज को पढ़कर पार्टीज का इरादा समझने की कोशिश की जाए। तो कुल मिला के हमने देखा कि कानून हो या दस्तावेज, चाहे कितनी भी सावधानी से लिखें, शब्दों में मतलब की गुंजाइश रही जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर इंटरप्रिटेशन या व्याख्या का रोल आता है। ये वो पुल है जो अस्पष्टता को पार करके इरादे तक पहुंचाता है। लिटरल रूल से लेकर मिसचीफ रूल तक, इंटरनल एड से लेकर एक्सटर्नल एड्स तक, ये सारे टूल्स इसीलिए हैं कि कानून या दस्तावेज का वो मतलब निकले जो सही हो, लॉजिकल हो और बनाने वाले की मंशा के सबसे करीब हो। जैसा हमने कहा, अंतिम लक्ष्य है कानून को प्रभावी बनाना, उसे बेकार होने से बचाना। उत रेस माजिस वालियात कौम पेरियात। यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि जैसे जैसे समाज बदलता है, भाषा भी बदलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो कानून या दस्तावेज 100-200 साल पहले लिखे गए थे, हाँ, उनकी व्याख्या आज कैसी की जानी चाहिए? क्या हमें उनके शब्दों के उसी पुराने अर्थ पर टिके रहना चाहिए, या व्याख्या को भी समय के साथ थोड़ा बदलना चाहिए ताकि वो आज के समाज के लिए रेलेवेंट बनी रहे? ये एक बड़ा सवाल है। सचमुच ये एक लगातार चलने वाली बहस है कि कानून स्थिर रहे या समय के साथ विकसित हो। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को कानूनों और दस्तावेजों की व्याख्या की इस जटिल लेकिन अहम प्रक्रिया की एक बेहतर समझ मिली होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।